हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी, सामने स्क्रीन पे आपको पहला इडियम दिख रहा है जो कि है ब्रीथ वंस लास्ट। ब्रीथ मतलब सांस लेने से होता है। जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं, तो वो ब्रीथ करना कहा जाता है, सांस लेना। वंस लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम। ये देखिए मैंने कुछ लिखा, अंतिम सांस लेना। अब आप मीनिंग समझ गए होंगे। अंतिम सांस लेने का क्या मतलब हुआ? टू डाई, यानी कि मर जाना। तो इफ somebody breathes his और हर लास्ट, इसका मतलब है कि वो लास्ट स्टेज है उसकी लाइफ की। बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। ब्रीथ मतलब सांस लेना, वंस लास्ट मतलब अपनी अंतिम सांस लेना। एग्जाम्पल देखिए, द ऑक्टोजेनेरियन ब्रीथ हिज लास्ट। ये ब्रीथ का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। ऑन संडे आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी जिसको कहा जा सकता है। अगर बीमारी बहुत ज्यादा लंबी हो तो लॉन्ग की जगह प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाता है, याद रखिएगा। PROLONGED। अक्सर डिजीज के लिए, अक्सर बीमारी जो बहुत पुरानी हो, बहुत दीर्घकालिक हो, बहुत पहले से हो, उसे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस कहा जाता है। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब है जो 80s में हो, एक तरीके से 80 से 90 साल के बीच का हो। ओसीटी ऑक्ट का मतलब ही होता है 8। तो जो ऑक्टोजेनेरियन है उसका मतलब है जिसकी उम्र 80 और 90 के बीच में हो। ओसीटी का मतलब ही होता है 8। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें ऑक्टेव पढ़ा होगा। जब किसी एटम के बाहरी जो बाहरी लेयर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक ऑक्टेव कहा जाता है। हम्म। अच्छा, नंबर 2 देखिए, ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस एक इंपॉर्टेंट ईडियम है, पॉजिटिव नेचर का ईडियम है। मीनिंग पढ़िए, टू परफॉर्म और एंटरटेन सो सक्सेसफुली। किसी को बहुत अच्छे से एंटरटेन करना या बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। एज टू कॉज द ऑडियंस टू इरप्ट इन अपलॉज, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना कि जो ऑडियंस है वो बहुत शाबाशी दे, ठहाके मार के हंसे और बहुत खुश हो एक तरीके से। इरप्ट का मतलब होता है फटना, दगना। यहाँ पर इमोशंस के लिए यूज किया जा रहा है कि मीनिंग ये है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना कि जो ऑडियंस सामने बैठी हुई हो वो बहुत शाबाशी दे, बहुत चीयर करे, बहुत हंसे फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, लंबे समय तक। ब्रिंग डाउन द हाउस। जब कोई आर्टिस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जैसे कोई कॉमेडियन हो गया या जैसे कोई रॉक स्टार हो गया। कॉमेडियन जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो भी लोग बहुत हंसते हैं। जब कोई रॉक स्टार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो लोग चीयर बहुत करते हैं, तारीफ बहुत करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टू ब्रिंग डाउन द हाउस। अब इसको याद करने का देखिए, ये इमेज आपके सामने दिख रही है, एक स्टेज जैसा बना हुआ है, ऑडियंस भी आपको दिख रही है ना। जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं और जो ऑडियंस है उसको देखिए कितना चीयर कर रही है एक तरीके से। और एक एक कार्टून बना हुआ देखिए दिख रहा है, उसमें लिखा भी है, दिस ग्रुप आर अमेजिंग, दे आर ब्रिंगिंग द हाउस डाउन, है ना, इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करना। जैसे इसको कैसे याद करेंगे? जब कोई बहुत शोर कर रहा हो तो ऐसा नहीं कहा था कि देखना मतलब दीवारें ना कहीं चिटक जाए या घर ना गिर जाए एक तरीके से। समझ रहे हैं? जब बहुत जोर शोर से आवाज आ रही हो, कोई बहुत तेज चिल्ला रहा हो, तो ह्यूमर में कहते हैं ना कि देखना अभी घर गिरा देंगे ये। इतना कूद रहे हैं ये बच्चे, इतना खेल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, इतना उछल कूद कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कहीं घर ना गिरा दे। तो बहुत ज्यादा चीयर करना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना, जब आप ऐसा करते हैं, हाँ, लोगों को बहुत हंसाते हैं एक तरीके से। सरल है, इसे समझना बहुत सरल है। एग्जाम्पल देखिए,
शी इज अ राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार का मतलब होता है उभरता हुआ कलाकार। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन आप जानते ही हैं, जो स्टेज पे खड़ा होकर के कॉमेडी करे उसे स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं। ऑलवेज एबल टू ब्रिंग डाउन द हाउस ड्यूरिंग ईच ऑफ हिज सॉरी ईच ऑफ हर परफॉर्मेंस। मतलब वो एक उभरती हुई कलाकार है एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में, और जहां कहीं भी उसकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज्यादा लोगों को इंटरटेन करती है। लोग बहुत हंसते हैं ठहाके मारकर, बहुत तारीफ करते हैं। यानी कि शी डेफिनेटली ब्रिंग्स द हाउस डाउन एवरी टाइम शी परफॉर्म्स एंड एवरीवेयर शी परफॉर्म्स। नंबर 3, ब्रिंग somebody टू बुक। इसमें बुक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बुक का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ही तो है। बुक का मतलब होता है लॉ, कानून, नियम। ब्रिंग somebody टू बुक का मतलब है कानून के मुताबिक किसी को सजा दिलाना या सजा देना। समझ रहे हैं? जैसे कि आप एक लॉयर हैं तो आप गलत व्यक्ति को सजा दिलाएंगे, यू विल ट्राई टू ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक। या फिर आप पुलिस में हैं तो भी आप चाहेंगे कि जो गलत व्यक्ति है उसको सजा दी जाए। तो विल डू आवर बेस्ट टू ब्रिंग दीज कल्प्रिट्स टू बुक। सजा दिलाना किसी को, है ना, सजा दिलाना। एक सेकेंड, सजा दिलाना किसी को, ब्रिंग somebody टू बुक। ये देखिए, इन आर लीगल सिस्टम, जो हमारा कानूनी सिस्टम है, कल्प्रिट्स यानी कि गुनहगार, कल्प्रिट्स बोलते हैं उन लोगों को जो गलत काम करें और फिर भी बच जाएं, आर ऑफन नॉट ब्रॉट टू बुक। जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें इतनी खामियां हैं, इतने लूप होल्स हैं कि अक्सर जो गुनहगार व्यक्ति हैं वो सजा पाने से बच जाते हैं, अक्सर उनको सजा नहीं दिलाई जा पाती है। नंबर 4, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग समथिंग टू लाइट। किसी मामले के लिए, किसी मुद्दे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट मतलब रोशनी, किसी मामले पर रोशनी डालना, किसी मामले पर प्रकाश डालना, यानी कि किसी घटनाक्रम को उजागर करना एक तरीके से, किसी घटना क्रम को उजागर करना। उम्मीद है समझ में भी आ रहा होगा, याद भी हो जाएगा। ब्रिंग समथिंग टू लाइट, है ना, कोई चीज अंधेरे में है, कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ क्या है, तो जब आपने उस पर रोशनी डाली यानी कि उस घटनाक्रम पे प्रकाश डाला, सबको उसके बारे में बताया, किसी मुद्दे को जो कि अभी तक सीक्रेट था, हिडन था, वो दूसरों के सामने लेकर आना। ब्रिंग समथिंग टू लाइट, रिवील करना, एक्सपोज करना, खुलासा करना। रिवील मतलब खुलासा करना। टू रिवील समथिंग, ऑफन समथिंग इनएप्रोप्रिएट और इलीगल। अक्सर जो गैर कानूनी धंधा होता है, जो गलत है, जो असत्य है, उसी को ही तो छिपाया जाता है। तो जब किसी चीज को उजागर किया जाएगा तो गुनाह को ही तो उजागर किया जाएगा, किसी गैर कानूनी धंधे को ही तो उजागर किया जाएगा। ब्रिंग टू लाइट। ये देखिए एग्जाम्पल है, आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ विसल ब्लोवर। विसल ब्लोवर बोलते हैं उस व्यक्ति को जो किसी गुनाह से पर्दाफाश करे, उसको कहा जाता है। आप उसे मुखबिर भी बोल सकते हैं, हो सकता है कोई और भी नाम हो, जासूस बोल सकते हैं। विसल ब्लोवर उसको कहते हैं जो किसी क्राइम पर से पर्दा हटाता है, जो स्टिंग ऑपरेशन करेगा, या कहीं कोई घटनाक्रम घटा, सब चुप हैं, जहां स्कैम हुआ है, अपराध हुआ है, जहां पर धोखाधड़ी हुई है या जहां घोटाला हुआ है, तो जिसको जिसको उस घोटाले के बारे में जानकारी है, और सिर्फ जानकारी ही ना हो, वो उसे प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर भी करे, तो सच पीपल आर कॉल्ड विसल ब्लोअर्स। बट आई एम दी ओनली वन हु कैन ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स टू लाइट। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं विसल ब्लोवर बनूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं ही एकमात्र वो व्यक्ति हूं जो इन दस्तावेजों को उजागर कर सकता है, इन दस्तावेजों पर पड़े हुए पर्दे को हटा सकता है। इसलिए मैं फिर इस बात को सार्वजनिक कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग ऑल दिस टू लाइट। नंबर 5, ब्रोकन रीड। रीड आप किसको बोलते हैं? देखिए,
एक छोटा सा पौधा जिसे आप पेड़ ना कहें, है ना, जैसे सब्जी का हो गया, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, तो जो उनका तना होता है उस तने को रीड कहा जाता है, तना, जिसे ट्रंक बोलते हैं। अगर बड़ा पेड़ हो तो, छोटा पेड़ हो तो जिसे स्टेम कहा जाता है। पौधों के केस में तने को स्टेम कहते हैं, पेड़ के केस में तने को ट्रंक कहा जा सकता है। मोटा होता है ना पेड़ के केस में तना। रीड मतलब भी होता है तना, वो तना जो टूट चुका हो। अब आप समझिए, तने पे ही तो पेड़ खड़ा रहता है, तना ही अगर टूट गया है, तना ही टूट गया है, यानी कि पेड़ कमजोर हो गया है ना। तो क्या आपको इस टूटे हुए तने पर का सहारा लेना चाहिए, इस पर भरोसा करना चाहिए, इसके सहारे लीन करना चाहिए, टेक लेना चाहिए? नहीं ना। तो जो ब्रोकन रीड है वो कमजोर है, और कमजोर होने की वजह से वो डिपेंडेबल नहीं बचा, उस पे निर्भर नहीं किया जा सकता, उससे मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जो कमजोर है, जिसकी वजह से जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी व्यवस्था को ब्रोकन रीड बोलते हैं। इमेज है आपके सामने, देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पौधा है जिसके तने का ऊपर का हिस्सा जो है वो टूट गया है, इसी को कहा जाता है ब्रोकन रीड, यानी कि जो कमजोर है, जिसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यू कांट रिलाई ऑन जेम्स सपोर्ट। अगर आपको नहीं मालूम हो तो रिलाय के बाद प्रेपोजिशन ऑन लगता है, इस बात को याद कर लीजिएगा, वरना रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना, निर्भर करना। अब आपके लिए सरल हो गया, आप जेम के समर्थन पर भरोसा नहीं कर सकते, जेम के समर्थन के सहारे नहीं बैठ सकते। वाई? बिकॉज ही इज अ ब्रोकन रीड। वो एक कमजोर व्यक्ति है, अनरिलायबल पर्सन है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है एक तरीके से। अब देखिए, यहां नंबर 6 में लिखा हुआ है ब्रोबीट। वैसे तो ये ईडियम है ही नहीं, ये एक वर्ड है ब्रोबीट, लेकिन इसका यूज जो है वो ईडियम के जैसे ही किया जाता है। तो ब्रोबीट एक ईडियम के जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, बुली करना, फ्रेज के जैसे यूज करते हैं इसको, मतलब डराना, धमकाना, एक्सप्लॉयट करना, शोषण करना, है ना, ह्यूमिलिएट करना, हरास करना जिसको कहा जा सकता है, मतलब डांटना, फटकारना, शोषण करना, डांटना। ब्रो बीट, ये देखिए, ब्रो मतलब आईब्रोज, बीट, है ना, मतलब एक तरीके से आईब्रोज किसी ने अगर चढ़ा रखी हो, मतलब कोई कोई आप पे बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत फटकार रहा हो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फ्रेज को। आपके सामने एक इमेज भी है। मैंने जब इस फ्रेज को पढ़ा तो मैंने गूगल किया, गूगल करने पर ब्रो बीट के अगेंस्ट इमेज सेक्शन में मुझे ये इमेज मिली। जितनी भी इमेज मैं यूज करता हूं आपको समझाने के लिए, वो सारी इमेजेस जो हैं वो उसी ईडियम, उसी फ्रेज के मीनिंग को पढ़ते समय, पता लगाते समय इमेज सेक्शन में मिलती हैं। ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई इमेज लेकर आता हूं। जैसे जब मैंने ब्रोकन रीड को पढ़ा, फिर मैं इमेज सेक्शन में गया तो ऐसी तमाम पिक्चर्स मुझे दिखी, तो मैंने उसमें से इसको चूज कर लिया। तो ब्रो बीट का मतलब है गुस्सा करना, किसी पर भड़काना, डांटना, चढ़ने की कोशिश करना, है ना, जेलेसी रखना, है ना, मतलब सप्रेस करने की कोशिश करना। ये देखिए ना, ये क्या कैसे चिल्ला रहा है, इसको दबा ही तो रहा है एक तरीके से। He always tries to browbeat his colleagues who are opposed to him. वो उसके साथी जो उसकी बातों का समर्थन ना करते हो, वो उन पर चढ़ने की कोशिश करता है, उन पर गुस्सा करने की कोशिश करता है, डराने धमकाने की, उन पर चिल्लाने की कोशिश करता है। तो वो कलीग्स जो उसकी बात का विरोध करते हैं, वो उनको एक तरीके से मतलब दबाने की कोशिश करता है। अपोज टू, याद रखिएगा, अपोज्ड के साथ प्रेपोजिशन टू ही लगाया जाता है, अपोज्ड अगेंस्ट नहीं होता, अपोज टू समबडी। तो ब्रोबीट करने का क्या मतलब है? किसी को डांटना, फटकाना, बुली करना, तंग करना एक तरीके से। ब्राउन स्टडी बहुत ही कॉमन इडियम है ये। ब्राउन स्टडी का मतलब है जो चीज खोखली है, रियल नहीं है, एक तरीके से जो फिक्शनल है या अनरियल है, काल्पनिक है, जो
काल्पनिक है जो, अवास्तविक है जो, मतलब जो लग रहा हो कि सच हो, जो एक तरीके से सपना है। सपना क्या है? अनरियल है ना। ये देखिए, डे ड्रीम, दिन में सपने देखना, रिवेरी, इन दोनों का मतलब ही होता है सर, खोखली दुनिया में रहना, सपनों की दुनिया में रहना, दिन में तारे देखना, दिन में सपने देखना, मतलब वास्तविकता से दूर रहना। रियलिटी डिफर्स फ्रॉम ब्राउन स्टडी। सच्चाई यही है कि वास्तविकता और सपनों में अंतर होता है। ब्राउन स्टडी अलग है, सपनों की दुनिया अलग है, और वास्तविकता जीवन की अलग है एक तरीके से। नंबर 8, बिल्ड कासल्स इन द स्काई और एयर। अब देखिए, मैं इमेज से आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आपको इस इमेज में बादल दिख रहा है सब तरफ, ये सब बादल ही है। ये देखिए, ये बादल है, ये बादल है, ये भी एक तरीके से बादल ही है, ये भी एक तरीके से बादल ही हैं। लेकिन जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है जैसे कोई महल, ये देखिए, जैसे कोई महल टाइप से बन रहा है, ये देखिए। तो हवा में महल बनाना, कासल्स का मतलब यही होता है, पैलेस। कासल्स का मतलब होता है पैलेस, महल, बिल्डिंग। तो आप बिल्डिंग बनाइए, महल बनाइए, लेकिन हवा में बनाएंगे, आसमान में बनाएंगे, जमीन पे बनाइए ना। तो कोई अगर हवा में महल बना रहा है तो वो काल्पनिक दुनिया में है, बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना, मतलब ख्याली पुलाव सेकना जिसको कहा जा सकता है। सो मेक विजनरी स्कीम्स, मतलब इमेजिन करना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, समथिंग दैट हैज नो कनेक्शन विद द रियलिटी। कई बार बिल्डिंग कासल्स इन द स्काई को एक निरर्थक प्रयास भी कहा जाता है। वाई सो? क्योंकि आप हवा में महल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? नहीं। तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट्स। तो फालतू का काम करना, बेकार का काम करना एक तरीके से, हवा में महल बनाना है ना। डू समथिंग इडियोटिक, डू समथिंग स्टूपिड, डू समथिंग हैविंग नो यूज, नो पर्पस, नो बेनिफिट एट ऑल, उसको कहा जाता है टू बिल्ड कासल्स इन दी स्काई। एग्जाम्पल देखिए, आई टोल्ड हिम दैट ही शुड स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर एंड गेट ट्रेन्ड फॉर अ सेंसिबल प्रोफेशन। मैंने उसको बोला कि बड़ी बड़ी हाँकने का कोई मतलब नहीं है, ये करेंगे वो करेंगे बोलने का कोई मतलब नहीं, जाओ और किसी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग को करो ताकि कल को 2 रुपए कमा सको। बाकी ऐसे ही ख्यालों की दुनिया में हो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कासल्स वर्ड को याद कर लीजिए, महल, पैलेस, स्काई, एयर, समझ में आ जाएगा। हवा में महल बनाना, है ना, जो वास्तविक नहीं है उसको इमेजिन करना एक तरीके से। बुल इन चाइना शॉप, वॉलेंट डिसएग्रीमेंट, जो सारी सिचुएशन को बिगाड़ दे, अफरा तफरी मचा दे, सब कुछ शांत हो, इक्विलिब्रियम हो, हाँ, और साम्यावस्था की स्थिति, और एकदम से सब जगह भड़बड़ कट जाए, शोर शराबा होने लगे, एक मुद्दा जिस पर आम सहमति ना बन रही हो, उसको बुल इन चाइना शॉप कहा जाता है, जो एक तरीके से केओस क्रिएट कर दे, है ना, अफरा तफरी, हड़बड़ मचा दे। ये देखिए, आपके सामने एक इमेज है, ऐसी तमाम इमेजेस आपको मिलेंगी। आप इस ईडियम को गूगल करिए, बुल इन द चाइना शॉप, और उसके बाद फिर इस ईडियम को के इमेज सेक्शन में जाइए, ऐसी तमाम इमेजेस मिलेंगे। अब आप समझिए सर, बोन चाइना, मिट्टी, चाइना मतलब या मिट्टी से है एक तरीके से, मिट्टी के बर्तन हो और बुल एक सांड हो, तो क्या करेगा वो? उनको तोड़ देगा ना आसानी से, भाई वो मजबूत तो हुआ नहीं ना सर। तो जो चीज सब कुछ सही से रखा हुआ हो, लेकिन चीजों को बिगाड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, कूड़ा फैला दिया जाए, अफरा तफरी का माहौल बना दिया जाए, वो है बुल इन द चाइना शॉप, जिसपे आम सहमति ना बन रही हो, है ना, जो एक तरीके से झगड़े का कारण हो, जो एक तरीके से सिचुएशन को बिगाड़ दे, है ना, शोर शराबा मचा दे। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट केम एज द बुल इन द चाइना शॉप। क्यों? नए राज्य के गठन की जब बात की गई तो ऐसी सिचुएशन आ गई, वो मुद्दा ही बुल इन द चाइना शॉप बन गया। व्हाई? when most of the parliamentarians voted against the bill, क्योंकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने उस बिल के अगेंस्ट एक तरीके से वोट किया। जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बुल इन द चाइना शॉप हो
गया। लोग सड़कों पर उतरे, कुछ तमाम लोगों को सब ठीक भी लगा, लेकिन तमाम लोगों को ठीक नहीं लगा। तो एक ऐसा मुद्दा जो कंट्रोवर्शियल हो, एक ऐसी बात जिसपे लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाए, असहमति रहे। नंबर 10, बर्न वंस बोट। अब आप समझिए बोट क्या है, आपके लिए एक रास्ता, नाव क्या है जिससे आप तर जाएंगे, है ना, पार कर जाएंगे सर नदी को। ब्रिज, पुल। अब समझिए सर, कोई अपनी नाव ही जला दे तो बताइए, वो अगर नदी के बीच में है तो किनारे तक कैसे आएगा? या अगर एक किनारे भी है और उसे उस किनारे जाना है तो कैसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। ब्रिज, पुल जिस पर चढ़ करके लोग कहीं जाते हैं, तो आप क्या करें, एक तरीके से किसी रास्ते से जा रहे हो, किसी रास्ते से जा रहे हैं और आप आगे तो निकले जाए, लेकिन पीछे का रास्ता जो है आप बिगाड़े चले जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इससे दो बातें, एक तो कोई अगर आपको पीछा कर रहा होगा आपका तो वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन इससे ये भी तो है कि आप अपनी वापसी का रास्ता भी तो खत्म कर रहे हैं। अब आप लौट नहीं पाएंगे एक तरीके से। भाई आप एक पुल से होकर जा रहे हो और पीछे पुल को गिराते भी चले जा रहे हैं, सो हाउ विल यू कम बैक इफ यू एवर वांट टू बी? समझ रहे हैं? तो कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसा करना जिसमें चीजें वापस ना हो सके। डू समथिंग इरिवोकेबल, डू समथिंग वेयर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, जहां वापसी का कोई मौका ना हो, है ना। आपने अपनी नाव जला दी, वापस कैसे जाएंगे घर? जिस पुल से आप पार कर रहे थे तो उस पुल को ही आपने तोड़ दिया, वापस कैसे जाएंगे सर? to do something that cannot be revoked, एक ऐसा फैसला है ना जिसे रिवोक ना किया जा सके, है ना। कुछ ऐसा करा जहां वापसी की कोई संभावना ना हो। डू समथिंग वेयर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू हेल बेंट ऑन, याद रखिएगा सर, एक सेकेंड, ये हेल बेंट ऑन मतलब पीछे पड़े जाना, पड़ जाना, आफत काट देना है, मतलब जिद करने लगना, मतलब एक शपथ जैसी लेना, पीछे पड़ जाना। ये बेंट का थर्ड फॉर्म लिखा है, वरना बेंड होता है हेल बेंट ऑन। क्यों, तुम पीछे क्यों पड़े हुए हो? बर्निंग योर बोट ब्रिज, अपनी ही नाव को जलाने को लेकर, अपने ही साधन को मिटाने को लेकर। सिंस यू नो दैट योर इरेटिक बिहेवियर कैन कॉस्ट योर फ्रेंडशिप, जानते हो कि तुम्हारा ये सन की बर्ताव जो है उससे तुम्हारी दोस्ती भी टूट सकती है। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों लोगों को गुस्सा दिला रहे हो? क्यों उनके अगेंस्ट बोल रहे हो? जानते हो कि तुम्हारा ये व्यवहार तुम्हारी दोस्ती को ले डूबेगा, हाँ, दोस्ती को खतरे में डाल सकता है। तो क्यों पीछे पड़े हुए, क्यों ये बेकार का काम कर रहे हो, है ना। कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो जहां माफी भी ना मांगी जा सके। हेल बेंट ऑन मतलब पीछे पड़ जाना। तो इस तरीके से मैंने आपको आज का सेशन करा दिया। होपफुली आपको सब समझ में आता होगा, हाँ, और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। इन बातों का ध्यान रखें कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीख सकेंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जरूर दें आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अपने साथ अपने सीनियर्स को भी रखें। मतलब आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके पास आपके सीनियर्स भी होने चाहिए, मतलब सीनियर्स जरूर बनाइए। गाइड करने के लिए सीनियर्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।